जय हिंद साथियों, मैं पवन पारासर आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जो पॉलिटी की सीरीज चल रही है उसे पुनः आगे बढ़ाते हैं। और लास्ट क्लास में जो हम बात कर रहे थे, कि जो राष्ट्रपति का जो राष्ट्रीय आपातकाल है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 352, इसके प्रभाव क्या हैं? तो हम देख रहे थे राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव। राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव, आपातकाल के प्रभाव, क्या क्या प्रभाव पड़ेगा भारत में जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। तो प्रभाव की बात करें तो इसमें हमने सबसे पहले जो देखा वो था अनुच्छेद 358। तो हमने नंबर 1 देखा अनुच्छेद 358। अनुच्छेद 358 कहता है 358 कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होते ही जो अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19, उसमें जो स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं वो स्वतंत्रताएं स्वतः ही निलंबित हो जाएंगी। निलंबित करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल की क्या होती है, घोषणा होती है, तो ये निलंबित हो जाएंगी। परंतु इसमें दूसरी बात लिख रही है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया। इसमें प्रावधान किया गया है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर होती है तो जो अनुच्छेद 19 में प्राप्त स्वतंत्रताएं वो निलंबित नहीं होंगी। एक ये देखा मौलिक अधिकारों से संबंधित। दूसरा हमने देखा अनुच्छेद 359। कौन सा? 359 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर, यह भी 44वें के द्वारा प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 20-21 को छोड़ करके बाकी के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति को आदेश देना पड़ेगा। ऐसे नहीं होंगी, राष्ट्रपति को क्या देना पड़ेगा? आदेश देना पड़ेगा। ये देखा। तीसरा हमने ये देखा कि इसमें लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। क्या बढ़ाया जा सकता है? कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, जो एक बार में 1 वर्ष और इसे कितने भी समय के लिए बढ़ा सकते हैं। यानी राष्ट्रीय आपातकाल अनिश्चित समय के लिए लग सकता है, कोई टाइम फिक्स नहीं, कितने भी समय के लिए। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है, परंतु एक बार में कितने वर्ष? 1 वर्ष के लिए। ध्यान रखना, राष्ट्रीय आपातकाल तो एक बार में 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है, जो हमने पढ़ा अवधि में। और संसद का जो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, और वो अनिश्चित समय के लिए बढ़ा सकते हैं। तो 5वीं लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था, और इसका जो कार्यकाल था वो था 1971 से 77 तक, 6 वर्ष इसका कार्यकाल किया गया था। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो हमारी लोकसभा है उसके कार्यकाल को 5 वर्ष से 6 वर्ष किया गया था, परंतु फिर 44वें के द्वारा पुनः 6 से 5 वर्ष कर दिया गया। इस तरीके द्वारा लोकसभा का कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। यानी 3 पॉइंट हुए कि लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, परंतु 20-21 को नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट देखो, हमारी जो 7वीं अनुसूची है, कौन सी? 7वीं। तो हमने जब अनुसूचियां पढ़ी तो उस समय हमने पढ़ा कि संघ सूची पर कानून कौन बनाएगा? संघ सूची पर कानून संघ सरकार बनाएगी, राज्य सूची पर कानून राज्य सरकार बनाएगी, और संवर्ती सूची पर कानून दोनों मिलकर बनाएंगे। तो ऐसी स्थिति में राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बना सकती है? संघ सरकार बना सकती है।
तो राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है, संसद कानून बना सकती है। कितने समय तक बना सकती है? तो इसमें लिख रहा है, प्रावधान है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल खत्म हो जाए, राष्ट्रीय आपातकाल खत्म हो जाए तो 6 माह तक वो कानून लागू रहेगा। यानी जो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया है, राज्य सूची के विषय पर जो कानून बनाया है, तो राष्ट्रीय आपातकाल के खत्म होने के बाद, राष्ट्रीय आपातकाल के खत्म होने के बाद या समाप्त होने के बाद यह कानून 6 माह तक तो लागू रहेगा, 6 माह बाद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। यानी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है, परंतु जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होता है उसके 6 माह बाद जो राज्य सूची के विषय पर उस समय जो कानून बनाया गया था वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्लियर? क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इस तरीके से राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। इसके बाद अगर बात करें अगली कि राज्य का जो धन विधेयक है या जो बजट है वो राष्ट्रपति संसद में रखवा सकता है उसको। राज्य का जो क्या है? बजट, राज्य के बजट को राष्ट्रपति कहाँ रखवा सकता है? संसद में। कहाँ रखवा सकता है? संसद में रखवा सकता है और उसमें कुछ सुधार वगैरह करवा सकता है। इस तरीके से राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ये प्रभाव पड़ेंगे इस तरीके से, तो उनको हमने देखा। अब देखते हैं कि अपने भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है। तो अब तक राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है। कितनी बार लगा है? 3 बार। अब तक राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है। कितनी बार? 3 बार। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। देखो, पहला लगा है 1962 में, जो चाइना ने हमारे साथ घात की थी, वो है भारत चीन युद्ध। भारत चीन युद्ध, चीन युद्ध, भारत चीन युद्ध। अब तो ढंग से लिख जा। चीन युद्ध। दूसरा जो लगा है 1971 में, 1971 में भारत पाक युद्ध, भारत और जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। तीसरा लगा है 1975 में, 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर, आंतरिक अशांति के नाम पर, अशांति के नाम पर। और ये जो लगा, इसकी डेट याद रखनी है, 75 में लगा 25 जून 1975 से 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लगभग 21 माह रहा था। कितने रहा था? लगभग 21 माह रहा था। लगभग कितने माह? 21 माह। लगभग 21 माह रहा था। कौन सा? ये वाला, लास्ट वाला। और इसे जयप्रकाश नारायण ने भारतीय इतिहास की सबसे सर्वाधिक काली अवधि कहा है। इस अवधि को 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 की जो 21 माह की अवधि है उसे जयप्रकाश नारायण ने सबसे काली अवधि कहा है या काला समय कहा है। और जो ये वाला लगा था 25 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक,
ये कब लगा? 25 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक। इस तरीके से ये राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। क्या लगा था? राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। राष्ट्रीय आपातकाल लगा था इस तरीके से हमने। और ये लगा था 10 दिसंबर से 17 दिसंबर, सॉरी 3 दिसंबर से 17 दिसंबर। 3 दिसंबर ये वाला लगा था, 3 दिसंबर से 17 दिसंबर, 17 दिसंबर 1971। और ये सर्वाधिक लंबी अवधि का है। और इस काल को, इस समय जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी, और जो राष्ट्रपति थे वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। इस समय जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। और इन्होंने, फखरुद्दीन अली अहमद ने इंदिरा गांधी के कहने पर देश में आंतरिक अशांति के नाम पर क्या लगा दिया? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। और जयप्रकाश नारायण ने इस काल को 21 माह की जो अवधि है, इसे भारतीय इतिहास की सर्वाधिक काली अवधि की संज्ञा दी है। और बीजेपी देखा जाए तो इसे काला दिवस के रूप में मनाती है। किसके रूप में? काला दिवस के रूप में मनाती है। क्योंकि देखा जाए तो इंदिरा गांधी एक तरह निरंकुश हो गई थी। उन्होंने जो उनके विरोधी थे उन विरोधियों को जेल में डाल दिया, और उनके बेटे संजय गांधी ने के नेतृत्व में नसबंदी की गई। भारत में जबरदस्ती लोगों को जबरदस्ती गाड़ियों में डाल के उनकी क्या की गई? नसबंदी की गई, महिला और पुरुषों की। इसलिए इंदिरा गांधी का बहुत सारा विरोध हुआ, और इंदिरा गांधी ने उस विरोध को दबाने के लिए लोगों को जेल में डलवा दिया। कहाँ डलवा दिया? जेलों में डलवा करके उस तरीके से ये लगाया गया। तो भारत में अब तक कितनी बार लगाए? 3 बार। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय, और तीसरा जो नंबर है 1975 में इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के नाम पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था। इस तरीके से हमारा जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो होता है कंप्लीट। क्या होता है साहब? कंप्लीट होता है। और अब हमारा जो टॉपिक है वो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन। राज्यों में राष्ट्रपति शासन नंबर 2। तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन कौन सा अनुच्छेद है? 356। 356 के साथ साथ हम 2, 3, 4 अनुच्छेद पढ़ेंगे। अब हमारा जो टॉपिक शुरू होगा वो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन। नंबर 2, राज्यों में राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद है 356। कौन सा है? अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356। देखो साहब,
राष्ट्रपति शासन की जो बात की गई है वो अनुच्छेद की गई 356 में, 356 के तहत लगाया जाता है। परंतु इससे रिलेटेड हम कुछ अनुच्छेद पढ़ेंगे और उनको देखते हैं क्या क्या है कि किस किस अनुच्छेद में। तो देखो साहब, हमारा एक अनुच्छेद है 355, अनुच्छेद 355 ये क्या कहता है? ये अनुच्छेद कहता है कि राज्यों की बाह्य और आंतरिक सुरक्षा की गारंटी संघ सरकार की है। यानी राज्यों की आंतरिक और बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा, राज्य पर मान के चलो कोई अंदर से या बाहर से, जैसे मान के चलो अपना राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, तो पाकिस्तान अचानक अगर राजस्थान पर क्या कर दे, आक्रमण कर दे। अब भैया सेना राज्यों के पास नहीं होती है, जो सेना है वो केंद्र सरकार का विषय है, केंद्र सरकार के अंतर्गत में। तो जब सेना उनके पास है तो भैया सुरक्षा की गारंटी भी किसके पास होनी चाहिए? केंद्र के पास होनी चाहिए। तो राज्यों की आंतरिक और बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी, ये कहता है। ये क्या कहता है 355 कि राज्यों की आंतरिक व बाह्य आक्रमणों से रक्षा की जिम्मेदारी संघ सरकार की होगी, संघ सरकार की होगी। अनुच्छेद 355 कहता है कि राज्यों की आंतरिक और बाह्य रूप से जो सुरक्षा रक्षा की जिम्मेदारी है वो किसकी है? संघ सरकार की है। किसकी है साहब? सेंट्रल गवर्नमेंट की है, मोदी की है। किसकी है? अभी तो मोदी है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो साहब मोदी साहब की जिम्मेदारी है कि राज्यों की आंतरिक रूप से कोई विद्रोह हो जाए या कोई घटना घट जाए उससे, और बाह्य कोई आक्रमण कर दे, जैसे मैंने कहा अपना राजस्थान पश्चिमी सीमा पर एक पाकिस्तान नापाक देश है जो हमेशा नापाक हरकत करता रहता है, तो उससे रक्षा की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, केंद्र सरकार की है, भारत सरकार की है संविधान के अनुसार। ये अब देखते हैं आधार लागू के आधार क्या रहेंगे। आधार यानी किन आधारों पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। आधार तो नंबर एक जो है वो अनुच्छेद है नंबर 1 है कि साहब जो राज्य हैं अनुच्छेद 356 नंबर 1 में अनुच्छेद 356 ये कहता है यदि राज्य संविधान के अनुसार शासन नहीं चला रहे हैं या संविधान का क्या कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहा है, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। क्या लगाया सकता है? राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यदि राज्य सरकार संविधान के अनुसार शासन नहीं चलाती है अथवा संविधान का
संविधान का उल्लंघन करती है, उल्लंघन करती है तो राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। दूसरा जो आधार है वो है अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 365। देखो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है 365। ये कहता है यदि राज्य सरकार केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं कर रही है, केंद्र राज्यों को बहुत सारे निर्देश देता है, यदि केंद्र के निर्देशों का राज्य सरकार पालन नहीं कर रही है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। जैसे आपने कई बार सुना होगा पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी कहती हैं कि मैं ये नहीं करूंगी, मैं इसको लागू नहीं करूंगी, मैं अपने एनआरसी लागू नहीं करेंगे, सीए नहीं करेंगे। और हमारे तोतले भी कहते हैं कई बार कि हम इसको लागू नहीं करेंगे, और एनआरसी सीए के विरोध में इन्होंने प्रस्ताव भी पारित कर दिया। परंतु इन्होंने मेरी क्लास नहीं पढ़ी, कभी पवन पाराशर की क्लास नहीं पढ़ी कि अनुच्छेद 365 में भी वो सर बताते हैं कि यदि केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करेंगे आप तो वहां पर भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। परंतु कोई भी सरकार हो वो राजनीतिक विरोध के कारण या उसके कारण नहीं लगाती। बाकी पश्चिम बंगाल में कई बार 2020 में कई बार लगने की संभावना रही है, परंतु राष्ट्रपति शासन वहां नहीं लगाया गया। फिर भी तो इसको ध्यान रखें सभी राज्य सरकार, अनुच्छेद 365 को भी पढ़ लें कि यदि आप केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करेंगे तो भी आप पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो क्या है इसमें, यदि राज्य सरकार केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करती है, यदि राज्य सरकार केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करती है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। यानी यदि केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करती है राज्य सरकार तो भी वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। देखो राष्ट्रपति शासन इस शब्द से ही क्लियर हो रहा है कि राज्य में किसका राज्य है, उस राज्य में किसका शासन हो जाएगा, राष्ट्रपति का शासन हो जाएगा। यानी सरकार को भंग करके राष्ट्रपति का शासन लगाया जा सकता है। सारा संचालन कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। परंतु अनुच्छेद 355 कहता है कि राज्यों की आंतरिक और बाह्य आक्रमण से सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की है। किसकी है, केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की है। 356 जो आधार हैं लगने के वो दो अनुच्छेदों में 356 और 365। 356 कहता है यदि राज्य सरकार संविधान के अनुसार शासन नहीं चला रही है, राज्य सरकार संविधान के अनुसार शासन नहीं चला रही है या संविधान का पालन नहीं कर रही है या संविधान का अतिक्रमण कर रही है, संविधान का पालन नहीं कर रही है, संविधान का अतिक्रमण कर रही है, तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार बनता है। दूसरा 365 यह कहता है कि यदि राज्य सरकार केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करती है,
यदि राज्य सरकार केंद्र के निर्देशों का क्या नहीं करती है, पालन नहीं करती है, तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब देखो, राष्ट्रपति शासन लगाने की जो सिफारिश है वो कौन करेगा? केंद्र का प्रतिनिधि कौन है राज्य में? राज्यपाल। तो राष्ट्रपति से राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करेगा। और ध्यान रखना, जो राज्यपाल ये सिफारिश करेगा वो स्वयं विवेक से करेगा, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के कहने पर नहीं करेगा, क्योंकि कभी मुख्यमंत्री और वहां की सरकार तो चाहेगी नहीं कि राष्ट्रपति शासन लगे, और वो तो मना करेगी। भाई कोई सरकार क्यों चाहेगी कि उसके शासन को समाप्त करके और शासन किसको दे दो? राष्ट्रपति को। तो कोई सरकार नहीं चाहेगी। तो राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश इन आधारों पर लगेगी। और नोट, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश राज्यपाल राष्ट्रपति को करता है। राज्यपाल को लगता है कि ये संविधान का पालन नहीं कर रही, केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं कर रही, तो राज्यपाल राष्ट्रपति से शासन लगाने की क्या करता है? सिफारिश करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश राज्यपाल राष्ट्रपति को करता है। ध्यान रखना, राज्यपाल यह सिफारिश स्वयं विवेक से करता है। तो राज्यपाल जो सिफारिश करता है राष्ट्रपति से, वो स्वयं विवेक से करता है। किससे करता है? स्वयं विवेक से करता है। और राष्ट्रपति जरूरी नहीं कि राज्यपाल के कहने पर ही राष्ट्रपति शासन लगाए, राष्ट्रपति स्वयं भी लगा सकता है, परंतु केंद्र की मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। ऐसा नहीं है कि राज्यपाल उसको पहले राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा जब ही राष्ट्रपति लगाएगा। राष्ट्रपति को तो देखो, केंद्र की मंत्रिपरिषद बोल रहा हूं, वहां राष्ट्रीय आपातकाल में मैंने मंत्रिमंडल बोला था, दोनों में अंतर है। यदि मंत्रिपरिषद लिखित में दे दे तो राष्ट्रपति लगा सकता है। तो अभी हमने देखा कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 355 कहता है कि राज्यों की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। अनुच्छेद 356 कहता है यदि राज्य सरकार संविधान के अनुसार शासन नहीं चला रही, संविधान का पालन नहीं कर रही, संविधान का अतिक्रमण कर रही है, तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। 356 कहता है यदि राज्य सरकार केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं कर रही है तो राष्ट्रपति शासन लगाया सकता है। और राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश राज्यपाल राष्ट्रपति को करता है, और यह वो सिफारिश स्वयं विवेक से करता है। इस तरीके से हमने देखा। इसके बाद देखते हैं उद्घोषणा। तो उद्घोषणा करेगा कौन? राष्ट्रपति। और परंतु किसके कहने पर? तो केंद्र की मंत्रिपरिषद के कहने पर। तो उद्घोषणा गोविंद, अब देखते हैं उद्घोषणा या घोषणा।
उद्घोषणा। तो उद्घोषणा कौन करेंगे? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर। और मंत्रिपरिषद कौन सी है? केंद्र वाली है, राज्य वाली नहीं है। तो राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर घोषणा करते हैं। तो घोषणा कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। और राष्ट्रपति को सिफारिश कौन करेंगे? राज्यपाल। और राज्यपाल उस सिफारिश को स्वयं विवेक से करेंगे, यानी राज्य की मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री के कहने पर नहीं करेंगे। अब राष्ट्रपति लिखित में क्या, यदि उसको जो राज्य की केंद्र की मंत्रिपरिषद है, मैंने केंद्र लिखा है, ध्यान रखना, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और मंत्रिपरिषद लिखा है। ऐसा नहीं है कि बच्चे कई सोच लेते हैं कि सर से मंत्रिमंडल होगा, मंत्रिपरिषद में, इसमें अंतर ही नहीं समझते। वहां 352 में मंत्रिमंडल है और यहां मंत्रिपरिषद है। मुझसे गलती में नहीं लिखा, मैं तो होश हवास में लिख रहा हूं, आप समझ लेते हो गलती। तो घोषणा करते हैं। अब देखो, अब घोषणा हो दी, कर दी। अब ऐसा तो नहीं कितना भी लागू कर दो। तो अब देखते हैं अनुमोदन। तो देखो, जो अनुमोदन होगा वो होना चाहिए 2 माह में। 2 माह में संसद, 2 माह में, वहां 1 माह था, यहां कितने माह हैं? 2 माह में साधारण बहुमत से। वहां विशेष बहुमत था, यहां साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत से 2 माह बाद अगर अनुमोदन नहीं हो रहा है तो समाप्त हो जाएगा। 2 माह में अनुमति लेनी होगी संसद से, और वो भी कैसे? साधारण बहुमत से। कितने माह में? 2 में। और बहुमत के साथ साधारण बहुमत से क्या मिल जाती है? अनुमति, अनुमोदन मिल जाता है। तो ये 6 माह के लिए लागू हो जाता है। अब देखते हैं अवधि। देखो साहब, अवधि, अब इसकी जो अवधि है वो है अधिकतम 3 वर्ष। देखो, केंद्र में तो अनिश्चित है, परंतु राज्य में अनिश्चित नहीं कर सकते, क्योंकि केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लगाते लगाते फिर तो वहां चुनाव ही नहीं कराएगी, अनिश्चित काल के लिए बढ़ाती रह जाएगी। इसलिए राज्य में जो राष्ट्रपति शासन है उसकी अधिकतम अवधि कितनी रहेगी? केवल 3 वर्ष रहेगी। और सामान्य परिस्थितियों में तो 1 ही वर्ष रहेगी। विशेष परिस्थितियों में इसे 1 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है, वो अभी देखेंगे। तो अधिकतम अवधि तो अधिकतम अवधि 3 वर्ष। हाँ, पंजाब में 5 वर्ष रहा है, कुछ अपवाद स्वरूप, उसको भी देखेंगे। उसके लिए संविधान में संशोधन किया गया और उसको 5 वर्ष बढ़ा करके वहां पर 5 वर्ष किया गया। अधिकतम अवधि कितनी रहेगी? 3 वर्ष। और बात करें सामान्य परिस्थितियों में, सामान्यतः 1 वर्ष रहेगा। सामान्यतः 1 वर्ष तक ही रहेगा, परंतु
निम्न दो स्थिति में एक वर्ष से बढ़ाया जा सकता है। एक वर्ष से बढ़ाया जा सकता है। नंबर एक देखो, देश में क्या लागू हो, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो और उस राज्य में भी लागू हो, तो ऐसी स्थिति नंबर एक, यदि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, अगर आपातकाल लागू है तो कैसे हो सकता है? हाँ, अगर आपातकाल लागू है तो एक वर्ष से अधिक बढ़ा सकते हैं, और परंतु अधिकतम कितने? 3 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ा सकते। और बढ़ाना है तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और उसके लिए विशेष प्रावधान करने पड़ेंगे, इस तरीके से बढ़ा सकते। दूसरा, यदि चुनाव आयोग, कौन सा, वही राज्य के चुनाव कौन कराता है? विधानसभा के, केंद्रीय चुनाव आयोग। यदि केंद्रीय चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर देता है कि अभी राज्य में चुनाव कराने की स्थितियां नहीं है, सामान्य स्थितियां नहीं है, तो वहां पर फिर उसको 1 वर्ष से आगे बढ़ाया जा सकता है। 1 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है। तो दूसरा क्या है? यदि चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर देता है, कर देता है कि राज्य में, जैसे आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में जब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन चल रहा था तो चुनाव आयोग वहाँ सर्वे करने गया था, देखने गया था कि राज्य में चुनाव हो सकते हैं या नहीं हो सकते। जब वहाँ से वापस आया तो उसने कहा कि अभी राज्य में चुनाव की परिस्थिति नहीं है। तो कांग्रेस ने कहा कि ये तो एक बहाना था वहाँ जाने के लिए, बाकी सोची समझी रणनीति है और मोदी के इशारों पर काम कर रहा है और वो चुनाव कराना चाह ही नहीं रहा है, वो चुनाव कराना जम्मू कश्मीर में चाह ही नहीं रहा है। तो यदि चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर देता है कि राज्य में चुनाव कराने की सामान्य परिस्थिति नहीं है, परिस्थिति नहीं है, तो इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इसे 1 वर्ष से अधिक और 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। और इसके लिए क्या करना होगा? विशेष प्रावधान करने होंगे। क्या करने होंगे? विशेष प्रावधान करने होंगे। ये हुई इसकी अवधि। अब देखते हैं समाप्ति। इसकी समाप्ति कैसे हो सकती है? तो देखो, समाप्ति की बात करें तो राष्ट्रपति इसे अपनी घोषणा द्वारा कभी भी वापस ले सकता है और संसद भी इसे वापस ले सकती है। तो समाप्ति
तो समाप्ति में है राष्ट्रपति अपनी घोषणा द्वारा राष्ट्रपति अपनी घोषणा द्वारा इसे कभी भी वापस ले सकता है। यानी राष्ट्रपति इसे अपनी घोषणा द्वारा कभी भी वापस ले सकता है। इस तरीके से इसे कभी भी वापस लिया जा सकता है। ये हुई सा इसकी समाप्ति। अब देखते हैं प्रभाव। क्या देखते हैं? प्रभाव। राष्ट्रपति शासन के प्रभाव। राष्ट्रपति शासन के प्रभाव। राष्ट्रपति शासन के प्रभाव। राष्ट्रपति शासन के प्रभाव। देखो साहब, पहला इसका जो प्रभाव है वो ये प्रभाव है कि जो राज्य सरकार है, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद, उसे कभी भी भंग किया जा सकता है, भंग हो जाती है। राज्य की मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री भंग हो सकता है, भंग हो जाता है। और राज्य की जो विधानसभा है वो भी भंग हो सकती है। तो नंबर 1, राज्य सरकार कोष्टक में लिख सकते हैं मंत्रिपरिषद और वह मुख्यमंत्री। मंत्रिपरिषद में ही मुख्यमंत्री आता है, मुख्यमंत्री। राज्य सरकार भंग हो जाती है, राज्य सरकार क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। दूसरी, विधानसभा भंग हो सकती है। दूसरी क्या है? जो राज्य की विधानसभा है वो भंग हो जाएगी तो फिर दोबारा चुनाव कराने पड़ेंगे। राज्य विधानसभा भंग हो सकती है, अब देखो, सरकार भंग हो गई, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद, विधानसभा भी भंग हो गई, तो शासन का संचालन कौन करेगा? तो राज्य के शासन का संचालन राष्ट्रपति स्वयं या राज्यपाल के द्वारा अथवा मुख्य सचिव के द्वारा या किसी के भी द्वारा करवा सकता है। तो राज्य के शासन, देखो विधानसभा भंग का मतलब है अब विधानसभा का द्वारा चुनाव कराना पड़ेगा। तो राज्य के शासन का संचालन राज्य के शासन का चालन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जो स्वयं अथवा राज्यपाल
अथवा मुख्य सचिव। जरूरी नहीं, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूं, मतलब इन्हीं के मुख्यतः तो राज्यपाल के द्वारा ही करवाता है। मुख्य सचिव या किसी बाकी वो माना जाएगा, राष्ट्रपति शासन मतलब राष्ट्रपति का ही माना जाएगा, परंतु अपना प्रतिनिधि किसी और किसी अन्य के द्वारा करवा सकता है। इस तरीके से जो राष्ट्रपति शासन का प्रभाव है, वहाँ की सरकार भंग हो जाएगी, मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी, विधानसभा भंग हो जाएगी। तो शासन का जो संचालन है वो कौन करेगा? शासन का संचालन करेगा साहब कौन? राष्ट्रपति स्वयं कर सकता है, अथवा राज्यपाल के माध्यम से करवा सकता है, अथवा मुख्य सचिव या किसी अन्य के द्वारा शासन का संचालन करवा सकता है। इस तरीके से जो आगे की चर्चा है वो करेंगे अगली क्लास में। सभी को थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।